गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू बेटा। आज हम हमारे हिस्ट्री के सेकंड पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और आज की हमारी जो कक्षा है उसका फर्स्ट जो है टाइटल है वो हमारे बिल्कुल सामने है, जिसका नाम है बदलता हुआ देहात। यानी कि अब तक का जो पार्ट था उसमें हम पढ़ रहे हैं कि राजा कैसा था, किसान कैसा था, नगर कैसे अस्तित्व में आए, राजा की छवि जो अभिलेख हमें मिले उनसे हम जानकारियां जुटाने का जो है प्रयत्न कर रहे थे। अब हमारे पास जो टाइटल आया है वो है बदलता हुआ देहात। और बदलता हुआ देहात जो हमारा टाइटल है उसकी जो फर्स्ट सब टाइटल है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो आप इसे। जनता में राजा की छवि। यानी कि इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो जनता है वो राजा के बारे में क्या सोचते थे, उसके अपनी राजा के प्रति जो है क्या विचार धाराएं थी। जाहिर सी बात है, अगर कोई राजा बहुत ज़्यादा अपने जनता में प्रिय है, इसका मतलब है वो जनता की जो सुख दुख है उसके अंदर वो साथ है। और ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? ये जो चीज़ हमें पता लगेगी कि राजा कैसा था तो उस समय के जो ग्रंथ हैं, या तो हमें उन ग्रंथों से पता लगेगा, और उस समय जो ग्रंथ लिखे गए थे तो वो लोगों के द्वारा कही गई मौखिक जो कहानियाँ थी उनको जो है शामिल किया गया था। तो उसमें बौद्ध ग्रंथों के ऊपर जातक कथाएं लिखी गई हैं जिनकी संख्या थी 549 549। ये देखो मैं टिक किया है मैंने जातक कथाएं। उसके बाद सेकंड पे मैं टिक कर रहा हूँ पंचतंत्र। ये लिखा था विष्णु शर्मा ने। ये नाम लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। और इसके अंदर जो कहानियाँ हैं 1000 से भी ज़्यादा वो हितोपदेश की हैं, लोगों के हितों के बारे में जो उपदेश दिए गए हैं, या फिर उसमें ये चीज़ें बताएगी कि एक राजा को जो है कैसा होना चाहिए। और ये जो मौखिक जो किस्से कहानियाँ थी इनको बाद में लिपिबद्ध कर लिया गया। लिपिबद्ध का मतलब है लिख लेना। और जातक जो कथाएं जो हैं मैंने अभी आपको बताई है कितनी थी, 549। ये किस भाषा में लिखी गई थी? मैं ये भाषा लिख रहा हूँ यहाँ पर। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा के अंदर ये चीज़ें क्या की गई थी? लिखी गई थी। उसके बाद यहाँ एक छोटे से जो है एक कहानी का वर्णन है। ये देखिए मैं टिक कर रहा हूँ, गंध तिंदु। ये जो 549 जो जातक कथाएं हैं उनमें से एक कथा है, और ये किसी एक कुटिल राजा के बारे में बता रही है। हम अभी हमारा जो सब टाइटल चल रहा है वो ये है कि जनता के अंदर राजा की छवि कैसी थी। तो इस जातक कथा के अंदर हमें जिस राजा की छवि के बारे में पता लग रहा है उस राजा की छवि कोई अच्छी नहीं थी। अच्छी क्यों नहीं थी? उसका रीज़न था कि जनता जो है उससे दुखी थी। और चाहे वो जनता में क्या है, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, किसान हैं, पशुपालक हैं, व्यापारी है, यहाँ तक कि उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जानवर भी जो है उस राजा से क्या थे? दुखी थे। तो कई बार क्या करता था, अब राजा को ये कैसा पता लगे कि प्रजा के अंदर उसकी छवि कैसी थी? तो राजा बहुत बार क्या करता था? भेष बदलता था। भेष बदल करके वो कहाँ पर चला जाता था? जनता के बीच। जनता को पता नहीं होता था और वो जनता से जो है राजा के बारे में क्या करता था? पूछताछ करता था। राजा से जब के बारे में पूछता तो जनता उसको बताती थी कि इस तरीके से हमारा जो राजा है वो अच्छा नहीं है। वो उसके बारे में क्या करते थे? भला बुरा कहते थे। उन्होंने बताया है इसमें कहानी में कि रात के समय तो चोर चोरी करके हमें परेशान करते हैं, हमारे माल को चुरा ले जाते हैं, और दिन के अंदर राजा के जो अधिकारी हैं वो कर इकट्ठा करने के नाम पर हमारे साथ क्या करते हैं? चोरी जैसा काम करते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? शोषण करते हैं। तो इस प्रकार हमें ये पता चल रहा है कि किस प्रकार राजा की जो छवि है वो कहाँ पर थी? लोगों के मन में थी। किसान जो थे वो बहुत दुखी थे। दूसरी बात, और क्यों दुखी थी किसान? राजा जो है उसको अपना राजकोष भरना होता था। क्या भरना होता था? राजकोष। ये देखो,
राजा और प्रजा में विशेषकर संबंध क्या होते थे? तनावपूर्ण। क्यों? क्योंकि राजकोष भरने के लिए राजा फिर क्या करता था? बड़े बड़े करों की क्या करता था? मांग करता था। और वो कर किससे लिए जाते थे? किसानों से। तो किसान उससे क्या हो जाते थे? दुखी हो जाते थे। अब किसान उस राज्य को छोड़ करके फिर क्या कर सकते हैं? एक ही उपाय होता था उनके पास, जंगल की ओर क्या हो जाते थे? भाग जाते थे। जंगल जो था उस समय का सबसे सुरक्षित जो है आवास होता था। किसान जो है जमींदारों से, राजा से जो है अपने आप को बचाने के लिए गांव छोड़कर कहाँ भाग जाते थे? जंगल में चले जाते थे। दूसरा उनके पास उपाय क्या था? यहाँ हम सेकंड जो सब टाइटल हमारा आया है, देखिए, उपज बढ़ाने के तरीके। कि या फिर किसान क्या करे? अपनी उपज को क्या कर ले? बढ़ा ले, जिससे वो कर क्या कर सके? देश के। अब उपज बढ़ाने के लिए क्या क्या काम करे? जो किसान था वो अपनी उपज को जो है वो कैसे बढ़ाए? उपज बढ़ाने के लिए दो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। एक तो थी कि जो भूमि है उसकी गहरी जुताई की जाए, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति क्या हो? बढ़ जाए और उसमें नमी धारण करने की मात्रा क्या हो? बढ़े। अब उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती थी? हल की। तो उस समय तक लोगों के पास काठ के हल थे जो गहरी जुताई नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने फिर जो है इस दौरान एक तरीका निकाला कि हम काठ की जगह किसके हल को इस्तेमाल करें? लोहे के हल को। तो पहली बार जो है लोहे के हल, ये देखिए, जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की क्या की गई? जुताई की गई। सेकंड जो बात थी, जिन क्षेत्रों के अंदर सिंचाई बहुत अच्छी होती थी, पानी की उपलब्धता थी, वहां पर किसानों ने धान की खेती करनी क्या कर दी? शुरू। ये देखिए, क्योंकि उससे उपज क्या होती थी? अच्छी, और किसानों की आय में क्या हो जाती थी? बढ़ोतरी। लेकिन इन दोनों कामों के लिए किसान को बहुत ज़्यादा जी तोड़ क्या करनी पड़ती थी? मेहनत करनी पड़ती थी। ये चीज़ें तो हमारे पास हुई उन क्षेत्रों की जो उपजाऊ थे। अब बात आ जाती है कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहाँ उपजाऊ मिट्टी थोड़ी सी कम थी, सिंचाई के संसाधन जहाँ पर कम थे, जिसे हम कह सकते हैं अर्ध शुष्क ज़मीन, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी समस्या का समाधान कैसे करें? इसके अलावा जब हम पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं जहाँ ज़मीन पहाड़ी है, मध्य भारत में आते हैं जहाँ ज़मीन पथरीली है, अब वहाँ हलों का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो फिर वहाँ किसका इस्तेमाल होता था? तो एक यंत्र आता था बेटा, कुदाल। इससे खुदाई होती थी। मतलब जो लोहे वाला जो हल है वो तो इस्तेमाल कहाँ होता था? जो गंगा नदी के द्वारा, घाटी के द्वारा जो निर्मित जो मैदान था उत्तर भारत में, वहाँ पर। लेकिन जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पूर्वोत्तर का जो भारत है, या फिर मध्य जो भारत है, या फिर दक्षिण का जो पठारी जो क्षेत्र है, वहाँ पर किसके माध्यम से की जाती थी? कुदाल के माध्यम से। इसके अलावा उपज बढ़ाने का एक और तरीका भी मैंने आपसे बात की कि सिंचाई के संसाधन जहाँ कम थे वहाँ क्या किया जाए? तो वो मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, जैसे इसमें बताया भी आपको, जैसे कुएं बनाए जाएं, तालाब को खोदा जाए, या फिर किसका निर्माण किया जाए? नहरों का निर्माण किया जाए। अब बात आ जाती है कि नहर कैसे बने, तालाब कैसे बने, कुआं कैसे बने, क्योंकि किसानों के पास संसाधन कम थे। तो यहाँ पर क्या होता था? दो प्रकार की चीज़ें थी, या तो लोग इकट्ठे होकर के सामूहिक रूप से करें, या दूसरा जो होता था कि इन चीज़ों के लिए जो है जो राजा या फिर जो जमींदार है वो इन चीज़ों का क्या करे? निर्माण करवाए। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? अभिलेख बताते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड जो सब टाइटल है वो शुरू हो जाता है, और वो है हमारा, ध्यान से देखेंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। अब ये जो ग्रामीण समाज है ये विभिन्न रूपों में जो है बटा हुआ, जैसे आज भी देखेंगे, आज के परिवेश को देख लें और प्राचीन परिवेश को देख लें तो आज ज़्यादा अंतर नहीं पाएंगे। जैसे आज के परिवेश में हम देखेंगे मजदूर मिलेंगे, छोटे किसान मिलेंगे, बड़े किसान मिलेंगे, साहूकार मिलेंगे, बढ़ई मिलेंगे, चरमकार मिलेंगे, स्वर्णकार मिलेंगे, बुनकर मिलेंगे। मतलब हर प्रकार का काम करने वाले, जो व्यक्ति जिस विधा को जानता है उसको काम करने वाले समूह जब आज हमें मिलते हैं, वही
प्राचीन काल में था। यहाँ देखो बताया गया है कि बौद्ध जो कथा, अभी हम यही पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, कि जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए या मौखिक कहानियों को जो लिपिबद्ध किया गया, चाहे वो जातक कथाएं थी या फिर पंचतंत्र था। अब इसमें ये बता रहे, देखिए कि कौन थे। भूमिहीन खेतीहर श्रमिक, जिनकी अपनी भूमि नहीं होती थी, जो दूसरे की भूमि पर खेती करते थे। छोटे किसान जो छोटी छोटी भूमि पर खेती करते थे, और बड़े बड़े जमींदार जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जोतों के क्या होते थे, मालिक होते थे। उसके बाद में यहाँ एक शब्द आया है गृहपति। क्या आया है? एक शब्द गृहपति शब्द का वर्णन है। और इस गृहपति को आप एक अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पूरा वर्णन किया गया बेटा कि गृहपति क्या था, यानी कि घर का मुखिया। गृह का मतलब घर, पति का मतलब स्वामी, यानी कि घर का मुखिया। तो वो क्या करता था, उस घर में जितने भी बच्चे या महिलाएं रहती थी या नौकर चाकर जो भी दास होते थे, उन सभी पे क्या करता था, नियंत्रण करता था। और जितने भी संसाधन उससे जुड़े थे, संपत्ति थी, जानवर थे या जो अन्य वस्तुएं थी, उन सब के ऊपर उस व्यक्ति का क्या होता था, नियंत्रण होता था। लेकिन बहुत बार इस शब्द का इस्तेमाल जो है, सम्भ्रात का मतलब होता है कुलीन। कुलीन यानी कि अमीर वर्ग, जिनके ऊपर पास जो है अच्छे क्या हो, संसाधन हो। और जो लोग व्यापार करते थे उनके लिए भी इन चीज़ों का क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। और गांव के अंदर जो था समाज में, वो जमींदारों का जो वर्चस्व था वो बहुत ज़्यादा होता था। वो उनको बहुत शक्तिशाली माना जाता था। और गांव का जो मुखिया बनाया जाता था, जिसका पद जो है पैतृक होता था, वो भी एक शक्तिशाली क्या होता था, व्यक्ति होता था। और इन्हीं के लिए जो साउथ में जब हम चले जाएंगे, यानी कि ये बात हो रही थी उत्तर भारत की, साउथ में जब हम जाएंगे तो उन जमींदारों के नाम चेंज होंगे। यहाँ पर देखो क्या है, वेल्लाल। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत बार आ जाता है एक नंबर में, कि दक्षिण भारत के जमींदारों को किस नाम से जाना जाता था। लिख भी रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है हलवाहा, यानी कि जो हल से ज़मीनों को जो है खोदते हैं। और तीसरा जो इसके अंदर क्या आ जाता था, दास। इनको अण्णिमयी के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। अब ये जो सारी चीज़ें हमारे सामने, ये जो विभिन्न वर्ग आ रहे हैं, वो किसके आधार पे आए? भूमि के स्वामित्व, उसका श्रम और नई प्रौद्योगिकी। यहाँ तक आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ जाता है फिर सब टाइटल आपका। ध्यान से देखेंगे, आपके सामने हो गया है ये, भूमि दान और नए सम्भ्रात ग्रामीण। भूमि, जमीन, दान का मतलब देने वाला। कि हमें उस टाइम ऐसे कुछ अभिलेख मिले हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि लोग जो है ज़मीन को दान पे देते थे। और ये दान मुख्यतः धार्मिक तौर पे होते थे, ब्राह्मणों को दिए जाते थे, मंदिरों में दिए जाते थे। या कुछ जगह पे हमें ऐसा भी मिला है कि दान जो है गरीबों को भी दिए जाते थे। तो ये सब को सारी की सारी जो चीज़ें हमें मिल रही है, हमें ये जो पता लग रहा है, वो किससे लग रहा है? इस पाठ के स्टार्टिंग में ही आ गया था हमारे पास कि अभिलेख राजाओं के द्वारा शिलाओं के ऊपर जो है क्या किए गए थे, खुदवाए गए थे। तो ये देखो, ये कह रहा है, ये देखो कि भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं, अभिलेखों में मिलते हैं, पत्थरों पर लिखे गए थे। और कुछ ऐसे होते थे जो ताम्र यानी कि तांबे पे लिखे गए थे, और उन ताम्र पत्रों को किसको दिया जाता था? उन लोगों को जिनको ज़मीन दान में दी जाती। जैसे कि अभी आप देखेंगे बहुत से लोग हैं, जैसे पुरस्कार के स्वरूप, जैसे ओलंपिक में देखोगे आपको रजत पदक हो गया, इस तरीके से ताम्र पदक हो गया, स्वर्ण पदक हो गया। तो इस प्रकार के जो है उस समय पत्र जो है जारी किए जाते थे। और अभिलेख जो है मोस्टली जो प्रारंभिक हमें मिले हैं, वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, किस भाषा में थे बेटा? संस्कृत में। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, बहुत बार आता है, बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर जो अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा में जो है लिखे गए थे? तो किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा के अंदर जो है लिखे गए थे। यहाँ एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट उभर के आ रहा है कि प्रभावती गुप्त कौन थी? ये देखिए, ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ये देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है। और ये प्रश्न भी जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एक नंबर में। प्रभावती गुप्त जो है कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी? पुत्री थी। और सिंपल भी कई बार पूछ लिया जाता है, प्रभावती गुप्त के ऊपर एक नोट लिखे, तो हम उसमें लिखेंगे कि प्रभावती गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी? पुत्री थी। और उसका जो विवाह था वो दक्कन पठार के वाकटक वंश के परिवार में जो है हुआ था।
और इसके विवाह के कुछ समय उपरांत ही जो है इसके पति की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो है ऐसी हमारे पास किंवदंतियाँ आती हैं, लोगों के बारे में हमने सुना है कि प्रभावती गुप्त को जो है राजा बनाया गया और प्रशासन को चलाने के लिए उसके भाई चंद्रगुप्त ने जो है उसकी बहुत ज़्यादा क्या की, मदद की। और ये भी कहा जाता है कि दोनों बहन और भाइयों का सिंहासन, राज सिंहासन क्या होता था, एक साथ जो है लगता था। तो ये ऐसा पहली बार हमें देखने को मिल रहा था भारतीय इतिहास में कि महिलाएं भी जो है वो क्या थी, शासिका थी। और उन्हीं के ग्रंथों से हमें पता लगा कि प्रभावती गुप्त ने भी क्या दिया है, दान दिया। अब यहाँ एक बात प्रश्न अराइज होता है कि क्या सभी महिलाओं को जो है दान देने का अधिकार था? तो ऐसा नहीं था। जो शक्तिशाली थी या फिर हम कहें राज परिवार से संबंधित जो महिलाएं थी, उन्हीं को दान देने का अधिकार नहीं था। जो सामान्य महिलाएं थी समाज में, उनको इस प्रकार का कोई भी जो है विशेषाधिकार नहीं मिल रहा था। अब यहाँ एक प्रश्न और अराइज हो जाता है बेटा, ध्यान से देखने वाली बात है कि राजा दान क्यों देते थे। प्रश्न अराइज हुआ कि राजा जो है दान क्यों देते थे। हमें मिला है ये चीज़ें कि बहुत से स्थानों पे कि राजाओं ने इतनी भूमि जो है उसको दान दे दी, इतनी भूमि जो है मंदिर को दान दे दी। ये चीज़ें क्यों होती थी? और जो भूमि दान में दी जाती थी उसका भी जो है फ़र्क था। कहीं पर तो भूमि के बड़े बड़े टुकड़े दान में दिए जाते थे और कहीं पर क्या दिए जाते थे, छोटे। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो दान में दी गई भूमि के माप में क्या था, अंतर था। तो अब यहाँ एक प्रश्न मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ उसी को जो मैंने अभी कहा था कि ये एक विवाद का विषय बन गया कि राजा क्यों देता था दान में ज़मीन। तो अगर ये प्रश्न हमारे पास आ जाता है तो उसके पॉइंट्स बना रहा हूँ मैं यहाँ, उनको ध्यान से देखो। जैसे फर्स्ट है, एक तो क्या था, देखो राजा को क्या बढ़ाना था, अपना राजकोष। किससे बढ़ रहा था? एकमात्र उद्देश्य था, किससे आ रहा था आय? भूमि कर से। तो राजा ये क्या कह चाहता था कि जो भूमि खाली पड़ी है क्यों ना उसको दान दे करके उसे कृषि भूमि में क्या कर दिया जाए, कन्वर्ट। अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देखिए।